हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम अप्रोच के बारे में और साथ ही इसके हम क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं सिस्टम अप्रोच इसमें मैं जनरल क्रिटिसिज्म देखूं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो मॉडल है ना, इसमें थ्योरी नहीं बताई गई, सिर्फ एक फ्रेमवर्क एनालिसिस किया गया है। ओके। एंड साथ ही इसमें देखा जाए तो ये एक तरीके से मॉडल बताया गया है, सिर्फ एक सिस्टम अप्रोच का जो रियलिटी है ना, वहाँ से ये काफ़ी दूर है। सिर्फ ये मॉडल तरीके से बताया गया है एंड ये थ्योरी तरीके से भी नहीं बताया गया है कि थ्योरी में क्यों हो रहा है ये, मतलब क्या रीज़न है, व्हाट एंड व्हाई। ओके, तो इसमें कुछ बताया नहीं गया है। देन कल्पन्स, जो क्रिटिसिज्म है कल्पन्स मॉडल के, उसमें फ्रेमवर्क बताया गया है रियलिटी का। ओके। देन इसमें जो इमेजिनरी सिचुएशनल जो चीज़ें बताई गई, कंडीशनल बताई गई हैं, जैसे यूनिट विटो सिस्टम जो कि हमने देख रखा है, यूनिट विटो सिस्टम। और उसके बाद ओवरलुक वाइटल एस्पेक्ट, है ना। देन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ आईपी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ओके। सो बेसिकली इसको बोला जाता है कि पार्शियल थ्योरी इसको बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें जो नीड फुलफिल होनी चाहिए वो नहीं हुई है, बट लगभग इन्होंने सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। देन रिलेवेंस हम देखें सिस्टम अप्रोच के बारे में, तो सिस्टम अप्रोच ट्राई करता है साइंटिफिक मेथोलॉजी को बताने के लिए, है ना। ऐसे अभी तक और सारे अप्रोच देखें तो उनमें ये सारी चीज़ें रियलिटी नहीं बताई गई, बट इसमें एटलीस्ट बताया गया है। तो बेसिकली अगर हम देखें, सिस्टम अप्रोच ट्राइज टू टेक इनटू अकाउंट बाय साइंटिफिक मेथोडोलॉजी एंड साथ ही यंग डिसिप्लिन के लिए भी ये जाना जाता है। ओके। सो थ्योरेटिकल इनोवेशन अगर हम देखें इसमें, तो रॉबर्ट हारकरी, इन्होंने जो कि पेनिसुलिया यूनिवर्सिटी से ये थे, तो इन्होंने ना जियो इकोनॉमिक मॉडल इसके बारे में बताया। देखो, जियो इकोनॉमिक मॉडल को हम कंसिडर कर सकते हैं या फिर कनेक्ट कर सकते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर के एरा के इस टाइम की। ओके। और इसी से ही हमें ना इस मॉडल के थ्रू हम उसको कैरेक्टराइज भी कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स कैसे डोमिनेट किया पॉलिटिक्स को, है ना, एंड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में। देन दूसरा अगर हम देखें, जो हेनरी किसिंजर, इन्होंने जो मल्टीपल जो पोल्स थे, ओके, इन्होंने बताया था उसके बारे में, जैसे यूएसए, जापान, चाइना। ओके। एंड साथ ही अगर हम देखें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये जो मॉडल है उसके बारे में अगर हम देखें, तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने इन्होंने बताया कि क्लैश कैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में हो रहे हैं। ओके, इस मॉडल के थ्रू हम जान सकते हैं। देन यूनिपोलर मॉडल, इसमें भी हम कोल्ड जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा था, ओके, तो उसमें जैसे यूनिपोलर कैसे आया था। ओके। देन सुपर पावर यूएस के हेजीमनी कैसे आए थे, डोमिनेट ऑफ आईपी मींस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ओके। सो इस मॉडल के थ्रू हम जान सकते हैं। देन की कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर हम देखें, तो बेसिकली इसमें जो सबसे एक की कंसेप्ट है वो पावर है। ओके। और पावर का सिग्निफिकेंस अगर हम देखें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड कर सकता है, और रियलिस्टिक का प्रिंसिपल के हिसाब से भी देखें तो पावर काफ़ी डोमिनेटेड है आईपी में। देन पावर ओनली मीन्स टू इंश्योर सिक्योरिटी, पीस, जैसे पीओपी अगर हम बैलेंस ऑफ पावर में भी हम देखें, तो पावर को डोमिनेट करने, मतलब अगर जैसे देखें तो वॉर ना हो, इसकी वजह से वॉर किया जाता है ना। तो पावर को प्रीपोंडेरेंस ना हो, प्रीपोंडेरेंस मतलब कोई ज़्यादा पावर अचीव ना करे, है ना। ये सारी चीज़ें बीओपी में कन्वर्ट होगी आगे, बट बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ पावर के सिग्निफिकेंस जान रहे हैं। टू रिजॉल्व सिक्योरिटी डिलेमा, है ना, पावर से सिक्योरिटी डिलेमा को रिजॉल्व किया जा सकता है, एंड पावर इज द मीन्स एंड पावर इज एन एंड। ओके। देन पावर हैज़ बीन अ सेंट्रल कंसेप्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑल्सो। और देन हम मीनिंग ऑफ पावर के बारे में अगर हम देखें, तो रिलेशनल कॉन्सेप्ट इसको बताया जाता है, एंड इन रिलेशन ऑफ अदर्स कैन बी सीन। बेसिकली कोई स्टेट है, उस, है ना, उसके पास पावर सबसे ज़्यादा है, तो उसको हम कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर आइसोलेशन में होगा, नेवर इज टू बी लुक्ड एट इन आइसोलेशन, अगर वो आइसोलेशन में होगा ना, तो बेसिकली हम उसकी पावर को मेजर नहीं कर सकते, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी पावर हमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो अदर्स के कंपेरिजन में इसको हम देख सकते हैं। देन समवन इज फोर्स टू बी समथिंग विच इज द पर्सन अदरवाइज वुड नॉट टू डू। ओके। एंड सेकंड वन इज एन एक्ट, okay, of getting things done even in face of resistance from others। हम एग्जांपल लें, जैसे
कोई ए है, ओके, ए का हम एग्जांपल लें एंड दो बी, तो यहाँ पे दो स्टेट्स हैं, ओके। अब ए कोई स्टेट्स अगर बोलता है बी को कि आप कोई एक्स वर्क कीजिए, ओके, देन बी नहीं चाहता, बट ए फोर्सिंग ऑन बी, और ए डोमिनेट बी टू फोर्स दिस वर्क, ओके, तो बी को ये करना ही पड़ेगा ना। एंड तो ये इसका मतलब है कि ये ए की जो पावर है बी पे काफ़ी ज़्यादा है। देन एलिमेंट्स ऑफ पावर हम देखें एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर। एलिमेंट्स ऑफ पावर जैसे जोग्राफिकल ऑफ एलिमेंट, जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ओके, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कोबाल्ट 66% से भी शायद ज़्यादा है ना। पर वहाँ पे देखो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, वहाँ पे प्रोसेसिंग कंपनी है नहीं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज है ही नहीं, तो वो उसका सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, है ना। जैसे लोकेशन हम देखें, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, सारी चीज़ें अच्छी है, बट वहाँ पे ये चीज़ें ना होने के कारण जोग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ पावर ये कंसेप्ट निकल के आता है। इसका हमने ये एग्जांपल देखा, देखो। एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर में अगर हम देखें तो determinants of power, when the elements of power is being used judiciously, like determinants of power, हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। अभी रिसेंटली टाइम में इंडिया में हम देख सकते हैं लिथियम का जो अभी रिसोर्सेज निकल के आया है, बट वहाँ पे देखो इंडिया ने जो लिथियम है वो कहीं बाहर भेजने से मना कर रखा है। आप इंडस्ट्रीज वहाँ पे आएंगी एंड वहीं पे प्रोसेस करेंगी, ओके। सो ये चीज़ हम देख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर के बारे में हम चीज़ें जान सकते हैं। देन उसके बाद है ना यहाँ पे जो कंसेप्ट निकल के आता है जैसे जोग्राफिकल एलिमेंट्स का, अल्फ्रेड मोहन, तो इन्होंने बताया था कि वन हु कंट्रोल सी विल इवेंचुअली द वर्ल्ड, ओके। मीन्स कि देखो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अगर हम देखें तो ओशंस का काफ़ी बड़ा रोल है, ओके, एंड ये आगे बढ़ता ही जाएगा। ऑन गोइंग रिवेलरी इन इंडो पैसिफिक ओशन बिटवीन यूएसए एंड चाइना, ओके। सो और जैसे मैं एक एग्जांपल देना भूल गया, तो यहाँ पे आप डिटरमिनेंट्स ऑफ पावर में जापान का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, और साथ ही चाइना का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि लिथियम का 90% अगर हम देखें तो चाइना में प्रोसेसिंग होता है ना, बैटरीज वगैरह। सो थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर चलते हैं अपन। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम थ्योरी अगर हम देखें तो जनरल जो क्रिटिसिज्म देखें सिस्टम अप्रोच का, इट इज़ नॉट अ थ्योरी, rather it is a framework of analysis, and it's also a methodological tool. At the times these models are understood as a reality also. And Kalpan models, it is not a complete theory, it is just a framework of the analysis, and can't explain the reason why the rise of bipolarity or the Deton phase, एंड डिथॉन फेस आपने पढ़ रखा है, ओके। जो कोल्ड वॉर से पहले था डिथॉन फेस हमने देख रखा था, एंड आगे हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देन थ्योरीज ऑफ रियलिज्म एंड आइडियलिज्म कैन बी एक्सप्लेन इट बेटर, ये दोनों हम एक बेनिफिशियल पॉइंट देख सकते हैं इसमें। बट देयर इज अ गैप between theory and practice. We also see hypothetical model like a universal model which is very difficult to control and come into existence, okay, and it is also a partial theory. And then as we can see, it overlooks the impact of economic and technological factors also, and it is too general and simplistic sophistication, okay. Then it ignores the importance international values like peace, cooperation, जो कि बैलेंस ऑफ पावर में दिखाई देता है। देखो बैलेंस ऑफ पावर में भी शायद आप नया देख पाओ, ओके, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर में भी वॉर ना होने के कारण वॉर किया जाता है। ये चीज़ें तो हम जैसे हमने देख भी लिया है इसमें बीओपी एंड साथ ही कलेक्टिव सिक्योरिटी में हमने टॉपिक में पढ़ रखा है। एंड इट ओनली डिस्क्राइब बट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई एंड हाउ चेंजेस आर हैपनिंग। नन ऑफ मॉडल कैन रियली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। एंड अगर हम कैनेथ वॉल्ज उनके अगर व्यूज़ देखें, इट डज नॉट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ एम्पेरिकल थ्योरी। देन रिलेवेंस ऑफ सिस्टम थ्योरी, इसके बारे में अगर हम देखें तो देखो system theory makes an attempt to develop scientific methodology for the analysis of international politics, and maybe limited importance, but we should not forget the stage of discipline, है ना, जो कि young discipline मैंने आपको बताया। and discipline itself is it is still young, and we need to develop scientific methodologies, and system approach shows the possibility towards this direction. Limitation of theory shows limitation of stages of development of discipline itself। देन थियोरेटिकल इनोवेशन अगर हम देखें
सिस्टम थ्योरी में। तो कल्पन्स्की मॉडल, उन्होंने could not explain nature of international politics in contemporary times, and Robert Harkavy of Pennsylvania University has developed some new models, जैसे जियो इकोनॉमिक्स मॉडल हमने देख रखा है, ओके, एंड यूनिपोलर मॉडल, ओके, एंड बैलेंस ऑफ पावर मॉडल, पीओपी, जिसमें बैलेंस ऑफ पावर में बेसिकली है ना, अगर हम एग्जांपल लें, जैसे आपने, हाँ, जो नॉर्मली जो किराना स्टोर होगा उसमें आपने जो उसको क्या बोलते हैं, तराजू, है ना, उसको आपने देख रखा होगा, तो है ना, दोनों को इक्वल करने के लिए दोनों को सेम वेट रखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर में हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर में कैसे दो कंट्रीज, मतलब कोई एक अलाइंसेस कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी काउंटर अलाइंसेस होगा, है ना। तो जैसे यूएसएसआर एंड यूएसए का हमने देख रखा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस ऑफ पावर में आती है। एंड क्लास ऑफ सिविलाइजेशन मॉडल भी हमने देख रखे हैं, देन ग्लोबल विलेज मॉडल एंड जोन ऑफ पीस मॉडल एंड बाइपोलर रिडक्स मॉडल, ये सब हमने पढ़ रखे हैं। सो आपको एक बार इसमें नज़र मारना पड़ेगा। देन देखो की कंसेप्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हम देखें पावर का सिग्निफिकेंस, तो बेसिकली पावर जो रियलिस्ट हैं उनके हिसाब से या उनके प्रिंसिपल से ना, पावर एक मेन और की कंसेप्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, है ना, वही डोमिनेट करता है। जैसे हमने यूरोप में देख रखा था आई थिंक 1918 तक, तो जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेस्ट फेलिशिया ऐसे करके कुछ था, तो वहाँ पे ना पावर का एक मोस्ट डोमिनेट सिग्निफिकेंस हुआ करता था। जैसे अगर हम देखें बैलेंस ऑफ पावर का, तो उसमें ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे थे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ था, तब जाके इंटरनेशनल लेवल पे जो कलेक्टिव सिक्योरिटी आई, बट वहाँ पे पावर का काफ़ी एक अच्छा खासा रोल हुआ करता था। वहाँ से हम एग्जांपल भी ले सकते हैं। For the realist point of view is an end, and power is a means of international politics. Meaning of concept of power. Power is understood in the terms of capacity of an actor to get things done by others even against their wish, and power is a relational concept. Then power is always understood in terms of relation between the actors. For example, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था ए का, तो एक ए का जो पावर है, एक कोई एक्टर या फिर एक कोई स्टेट है, उसका पावर बी पे ज़्यादा है, तो उसको है ना काम करने से कोई रोक नहीं सकता है। ओके, पावर ऑफ नेशन विल वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देन डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ पावर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर, ये भी हमने देख रखा है। व्हेन द एलिमेंट्स आर यूज स्किलफुली, तो हम इसको बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर, है ना। जब एलिमेंट्स का हम अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं तो हम एलिमेंट्स ऑफ पावर उसको बोल सकते हैं। देन कौटिल्य, इन्होंने भी अपने जो सत्संग थ्योरी थे उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि देखो, if wise king can convert even a weak element into the elements of power, okay, जो वो कुछ भी हो सकता है, लाइक कल्चरल हो सकता है, अपना जियो पॉलिटिकल या फिर जियोग्राफिकल लोकेशन भी हो सकता है, ओके। जियोग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ पावर, for a long geographical elements were given due recognition in the theory of international politics, and the school of geopolitics focus on the significance of geographical factors, and the impact of geographical factors on foreign policies have been analyzed in the depth, okay। and यहाँ पे हम geographical जो location का अगर हम example लें, तो इंडिया है ना, इंडियन ओशन में काफ़ी एक जियोग्राफिकल जो फैक्टर है वो एक तरीके से रोल रिस्पॉन्स मतलब रोल निभा सकता है, ओके। देन अगर हम देखें, टुडे जियोपॉलिटिक्स एग्जिस्ट एन इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडीज एंड वी हैव डिफरेंट थ्योरीज ऑफ जियोपॉलिटिक्स। Then these theories have highlighted the importance of geographical factors. That is, Alfred Mohan believed that nations which control the seas and can control the world, or theories like a nation which controls the heartland control the world. Okay, then जैसे अगर हम देखें थोड़े और एग्जांपल अगर हम देखें, अमंग द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स साइज ऑफ कंट्रीज इज ट्रीटेड एज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड नॉर्मली large size is seen as an asset, and however large size is not an asset in itself until the land is such which is suitable for the agriculture to support large population, or it has vast deposit of natural resources. And it is also true that small countries like Singapore, Bhutan can never acquire the state of great powers, and large area has foreign advantage, है ना। सिंगापुर एंड भूटान तो है ही, देन नेपाल भी हम बोल सकते हैं उसको, तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी हो जाता है इसमें, है ना। एंड लार्ज एरिया एक्ट एज अ शील्ड ऑफ फॉर इंडस्ट्रीज, देन लार्ज एरिया कैन सस्टेन लार्ज पॉपुलेशन ऑल्सो,
Okay, China, in case of China, has a large population, is an assets. Okay, then Hitler gave importance to geographical factor in his foreign policy, and his foreign policies was to expand the land available for the settlement of Germans, and this policy is known as a Lebensraum, living space. Okay, Lebensraum को living space बोलते हैं. Then land has always been a factor of conflict among neighbors, and this has been the basis of Mandel's theory of Kautilya. Okay, then जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में अगर हम बात करें तो अ लार्ज कंट्री कैन मूव इट्स फोर्स without surrendering and preparing again for countering attack, and Hitler was defeated in Russia. One of the reason behind the Hitler's defeat was the large size of Russia. Okay, so इसमें जैसे एग्रीकल्चर के भी बारे में बात करें था, तो वहाँ पे जो लार्ज साइज है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लार्ज साइज होने से वहाँ पे चीज़ें सब कुछ सेटल हो जाएगी. वहाँ पे सॉइल भी अच्छा होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्स भी होनी चाहिए. ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.